मराठी नहीं मैं आपके लिए हिंदी में बोलता हूँ। हमारे सहकार क्षेत्र के बहुत ही नामांकित कार्यकर्ता और NUCFDC के चेयरमैन ज्योतिंद्र मेहता जी, MS कोऑपरेटिव बैंक और उस एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय भावजी कड़ जी, उपमहापौर श्रीमती बिलाते हाथीबेड़, आदरणीय अशोक गोयल जी, और आप सबके लिए, मेरे लिए, हमारे प्रिय व्यक्ति संजय जी भेंडे, इनका आप सत्कार कर रहे हैं। ऐसे हमारे हृदय से जिनके ऊपर आप प्रेम करते हैं सब लोग, ऐसे सत्कार मूर्ति आदरणीय भेंडे जी, उनकी धर्मपत्नी और उपस्थित सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, संजय जी का विधायक बनना ये तो खुशी की बात ही है, पर विधायक और MP बनने वालों की संख्या कम नहीं है। उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि 30 साल से लिए निष्पृह और निस्वार्थी भाव से एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, कोई अपेक्षा न रखते हुए इस पार्टी की सेवा करने का जिस कार्यकर्ता ने 30 साल दिए, उसके साथ न्याय मिला है, इसकी सबसे ज्यादा खुशी है। और ये मेरा शायद राजनीति में बहुत अड़चने होती है। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। और इसलिए आज उनको ये गौरव भी मिला है, तो देरी भी हुई है। मेरे एक मित्र अभी बैठे हैं यहाँ, चंदू जी, मुझे बार बार मिलते थे, संजय को कभी न्याय मिलने वाला है क्या? ये सवाल पूछते थे। मुझे भी बड़ा बुरा लगता था, पर आज उनको न्याय मिला है। ये हम सब के लिए, दिल के लिए बहुत खुशी की बात है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि 30 साल ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता को जब न्याय मिलता है तो उसकी खुशी अलग होती है। मैं जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, यंग था, विद्यार्थी परिषद से आया था, तो मेरे साथ मैंने नागपुर के विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष बनाए थे। उसमें गिरीश व्यास एक था, और लगभग मैंने और गिरीश ने एक ही दिन काम शुरू किया, कोई अंतर नहीं था। पर जब धीरे धीरे मैं बहुत पदों पर गया और गिरीश का विकास नहीं हुआ, और उसमें उतना कर्तृत्व था, मेरे इतना ही, तो जब भी गिरीश मुझे मिलते थे तो उसने कभी नहीं कहा, पर मेरा मन गिल्टी कॉन्शियस था कि गिरीश को न्याय नहीं मिला। और जब वो एक बार विधायक बन गया, तब मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक हुआ, मेरा बोझा कम हुआ। ऐसे पार्टी जिनके कारण खड़ी है, जो स्ट्रक्चर के रूप में काम करते हैं, ये पार्टी का स्वरूप जो है हमारे जैसे नेताओं के कारण नहीं है। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि हमारी सभा में 40-50 हज़ार लोग आ जाते हैं तो लगता है कि हम बहुत लोकप्रिय हुए, जनता में हमारा बहुत रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट है, पर एक्चुअली वो हमारा नहीं होता। हमारी विचारधारा और हमारी संगठन के लिए प्रतिकूल परिस्थिति में अनेक सालों तक अपना जीवन देकर जो लोग संघर्ष करते करते काम करते रहते हैं, उन कार्यकर्ताओं के योगदान के कारण हमको आज का दिन देखने के लिए मिला है। ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और इसकी बात हर समय हमने इसके बारे में हमारे मन में उसका भाव स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, क्योंकि ये बैकबोन्स है। बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो, स्ट्रक्चर मजबूत चाहिए, और जहां स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है, वो बिल्डिंग का इंटीरियर कितना भी अच्छा हो, इटालियन टाइल्स भी लगी हो, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता। मेरे 3 चुनाव में लोकसभा में मेरे साथ संजय प्रमुख था। रोज सुबह, दोपहर, शाम जाकर हम लोग प्रचार के लिए जाते थे। कभी कभी सुबह निकलना पड़ता था तो घर में पहुंचता था मैं तैयार हुआ हूं क्या,
और तैयार होने के बाद फिर दोपहर को 2 बजे आते थे, खाना खाने के बाद फिर 5 बजे निकलना है, तो फिर आके बैठ जाता था। मैं बहुत बार बोला, संजय मेरे साथ खाना खाओ, नहीं मुझे घर जाना है। यानी परिश्रम और मेहनत करने में, पंक्चुअलिटी में कोई कभी कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। और मैं उस बात का साक्षीदार हूं कि संजय जी के जो बड़े भाई थे वासुदेवराव, वो मेरे साथ विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, धर्मपेट कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर थे। और जब उनके जो पिताजी थे नथुजी भेंडे, हमारे यहाँ संगम में परम पूज्य गुरु जी के साथ जिन्होंने काम किया, हमारे सर कार्यवाह थे भैया जी दानी, तो उमरेड तहसील में नथुजी भेंडे तब से स्वयंसेवक थे। वो समय बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां थी, और पिताजी भी जब ये नंदनवन में रहते थे तो बहुत बार मैं वासुदेवराव के घर में जाता था, तो इनके पिताजी के साथ भी मुलाकात होती थी। बहुत कर्मठ स्वयंसेवक थे, और उस प्रतिकूल परिस्थिति में, आज की परिस्थिति नहीं थी, तब से वो काम करते थे। और इसलिए तब से संघ के विचार के प्रति पूरे परिवार में जो निष्ठा थी, वो संजय में भी स्वाभाविक रूप से आई। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नागपुर शहर का महामंत्री था, तो एक दिन विनायक राव जी और विलास जी, ये दोनों हमारे लिए अंतिम अथॉरिटी हुई थे। तो विलास जी ने मुझे पूछा कि मुझे लगता है कि संजय को भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी देनी चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल आपका कहना सही है। हमारे पदाधिकारियों से चर्चा की, और संघ के कहने पर संजय जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। पर कार्यकर्ता बनने के बाद उनका स्वयंसेवकत्व जो था वो वैसा ही था। वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति ऐसी है कि यहाँ गुरुजी ने जो वर्णन किया कि राजनीति में बाथरूम जो होती है, जहाँ ज़्यादा घसरने की नौबत आती है, तो राजनीति वैसी है। क्योंकि एक ने मुझे कहा कि ये बहुत ईमानदार है, तो मैंने उसको कहा कि हाँ सही है। तो दूसरे ने कहा अरे ईमानदार नहीं रहेगा तो क्या होगा, बोले इसको कौन पैसा देने वाला है, इसको कोई पूछता ही नहीं, तो ये ईमानदारी रहेगा। जब इसके पास ताकत आएगी, कुछ पावर आएगी, तब ये कैसा व्यवहार करेगा, तब उसके ऊपर ये निर्भर होगा। तो आज ये राजनीति में जाने के बाद, इतने साल काम करने के बाद, अपना ओरिजिनल कैरेक्टर, ओरिजिनल कल्चर, ओरिजिनल कन्विक्शन, ओरिजिनल स्वयंसेवक का स्वभाव उन्होंने कायम रखा। और ये स्वभाव कभी कभी राजनीति में अड़चन का भी होता है। यहाँ तो मीठा बोलना बड़ा अच्छा होता है, किसी को डांट दिया, किसी को कहा कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो अड़चन आती है। और संजय जी का वो संघ से मिली हुई देन थी, तो वो कोई भी गलत बात होती तो उसको बोलते थे। तो मैं बोलता था संजय अब तुम राजनीति में काहे के लिए इतना सबको बोलते हो, छोड़ दो, या ऐसा ही चलने वाला, थोड़ा प्रयास करो, ज्यादा करने से वो एक कोई उसका उपयोग नहीं होता। पर कठोरता इसलिए थी कि ईमानदारी थी, कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कन्विक्शन के लिए थी, उसके कारण थी। और इसलिए उसने यही परंपरा सहकार क्षेत्र में जाकर भी अच्छा काम किया। ये बहुत अच्छी बात है कि नागपुर नागरिक बैंक का मैं केवल भागधारक नहीं हूं, मैं कर्जदार भी हूं। पैसे वापस करते रहता हूं, पर हर बार 10-20-25 करोड़ कर्जा रहता ही है। और किसी की गारंटी लेता हूं, तो मैंने एक की गारंटी ली, वो डूब गया, तो बैंक ने मेरे से भी 7 करोड़ रुपए मेरे कर्जे से माइनस किया। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। तो हर बार ऐसे बैंकों में पैसे भी भरते रहता हूं, पर गारंटी लेने का मेरा धंधा बंद नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से बैंकों का ये जो मूल्यांकन है बहुत बहुत बड़ा है। कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है, उसको कर्जा देती है जो जिसको नेशनलाइज बैंक दरवाजे पे खड़ा नहीं करता। और इसलिए अनेक छोटे छोटे लोगों के जीवन को बदलने का काम सहकारी बैंकों ने महाराष्ट्र में किया। आज ई रिक्शा को कर्जा देने के लिए मेरी पत्नी एक बैंक की अध्यक्ष है, मैंने कहा ई रिक्शा को कर्जा दो, तो उसने तुरंत कहा तुम्हारी राजनीति बाहर रखो, हमें सलाह मत दो। तो फिर धीरे धीरे उनने शुरू किया, तब 300-400 ई रिक्शा, सब पेमेंट बहुत अच्छा करते हैं। गरीब आदमी रेगुलर पैसा देता है, डिफॉल्ट में बड़े आदमी जाते हैं। ये दुर्भाग्य से रिकॉर्ड से सिद्ध होता है। पर पैसा जो होता है वो धनवान आदमी को पहले मिलता है, और गरीब आदमी को देते समय बहुत झंझट होती है।
तो स्वाभाविक रूप से ऐसे छोटे छोटे लोगों के जीवन को बदलने का काम कोऑपरेटिव बैंकों ने किया है। और कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़ी है, और महाराष्ट्र और गुजरात इसकी विशेषता है। यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट है, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में मूवमेंट नहीं के बराबर है, कर्नाटक में है। और एक बार मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो मैं प्रणब मुखर्जी अर्थमंत्री थे, उनके पास बैंकों के डेलीगेशन को लेके गया था। तो उन्होंने जब ये बैंकों ने बताया कि इतना कैपिटल, इतना शेयर होल्डर, तो बाद में सबसे बात होने के बाद बाहर गया और मैं उनके साथ बैठा, आधा एक घंटा बातचीत हो रही थी। बोले नितिन मुझे बताओ ये इतना कैपिटल बैंकों के पास कैसा आया? तो मैंने कहा ये छोटे लोग हैं पर ईमानदार है, और इन्होंने अपने क्रेडिबिलिटी से यह संस्थाएं खड़ी की है। तब उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा काम हो सकता है। पर एक बात महत्वपूर्ण है, और वो मुझे लगता है कोऑपरेटिव मूवमेंट का वो आत्मा है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी नगर में जो हमारे कोऑपरेटिव सुपर बाजार है, उसका जब उद्घाटन हुआ था तो शेतकरी संगठन के नेता शरद जोशी के हाथ से हुआ था। मैं अपने जीवन में उनके आर्थिक विचार को बहुत मानता हूँ। तब उन्होंने बात करते समय एक बात कही थी, और उन्होंने ये कहा था कि सक्सेस इन कोऑपरेटिव इज नॉट ए सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, इट इज द सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव लीडरशिप हु लीड्स द कोऑपरेटिव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कॉलेज का प्रिंसिपल काम करता है इतना अच्छा कि संस्था ऊपर जाती है, और बाद में दूसरा आता है पूरा नीचे ढकेल देता है, फर्क कुछ नहीं होता। और इसलिए कोऑपरेटिव बैंकों के जो संचालक है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक माधोपुरा हुई तो जितना आपने अच्छा काम किया लोगों तक नहीं पहुंचा, पर माधोपुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने पूरे कोऑपरेटिव फील्ड की जितनी इज्जत खराब करनी थी उतनी कर दी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब हम लोग कहते थे कि एक आधी जगह गड़बड़ हुई तो सब चोर है, ऐसा कैसा आप कहते हो? पर दुर्भाग्य से वो आज हम उससे बाहर आए, और मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी is a important capital, most important capital for the politics, social work, business, bank, any institution. शॉर्टकट के बारे में बहुत बार स्वर्गीय ठिंगड़ी जी कहते थे कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, और इसलिए जो संस्कार है ईमानदारी के, कमिटमेंट के, क्रेडिबिलिटी के, गुडविल के, ये बहुत बड़े हैं, और इससे तुम्हारा बहुत फायदा होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं अभी NHAI के बॉन्ड्स के लिए ये लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई में अचानक जब लड़ाई चरम सीमा पर थी, उसी दिन हमने इनविट मॉडल को, बॉन्ड को सब्सक्राइब किया। तो मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो घंटी बजाई, बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो मैं, हमारे मेंबर फाइनेंस है, वो भी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के इक्विवेलेंट है। तो मैंने उनको पूछा तुमको और कोई समय नहीं मिला? तुम फाइनेंस में काम करते, तुमको इतनी भी समझ नहीं आती कि जब लड़ाई चल रही तो ये काय के लिए किया, कौन पैसा देगा? तो उसने कहा सब पैसा मिलेगा। बोले कहां से मिलेगा? भलते समय जब सबसे गलत मुहूर्त के दिन तुमने ये मुहूर्त निकाला है, कैसे मिलेगा? बोले साहब आपका नाम चिपका हुआ है, पैसा मिलेगा। मुझे भी कोई विश्वास नहीं था। और जब मैंने घंटी बजाई तो 7 घंटे के अंदर 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, बरसात पड़ गई। तो हमको सेबी ने सर्टिफिकेट दिया कि सब मार्केट डाउन हो रहा है, और लोगों ने पैसा दिया, क्योंकि NHAI ने, मैंने तो नहीं पर NHAI ने जो क्रेडिबिलिटी कमाई थी, AAA का रेटिंग था, उसके कारण पैसा मिला। और इसलिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के सक्सेस में, और नागपुर नागरिक बैंक की तो परंपरा थी, उनमें से जमनाथ लाल जी शाह को आज भी हम याद करते हैं, हमारे प्रेमजी भाई शाह को याद करते हैं, कैलाश चंद्र जी को, रमेश मंत्री जी थे, जो संचालक थे, उन्होंने उस समय इस बैंक को, अपनी क्रेडिबिलिटी को बैंक से जोड़ा था। और उसके कारण धीरे धीरे हमारे संघ के एक प्रचारक थे कसबेकर जी, उन्होंने बैंक की शुरुआत की।
पर इन लोगों की क्रेडिबिलिटी के साथ बैंक कितनी बढ़ती गई और वही क्रेडिबिलिटी को संजय जी के नेतृत्व में उन्हें आगे बढ़ाया। एक धुले जिले में बैंक थी, तब उसको मर्जर हो गए शायद, मैंने आग्रह किया इनको कि इसको मर्जर करो, तब वो बैंक में वहाँ के पैसे अटके हुए थे लोगों के, तो ये मर्जर होने के बाद वहाँ के लोगों का भी फायदा हुआ, उनके भी पैसे मिले और बैंक वो भी पुनरुज्जीवित हुई और नागपुर नगर बैंक का एसेट और कैपिटल बढ़ा। तो मुझे लगता है कि ये बैंक की प्रगति और विकास में कोऑपरेटिव नेतृत्व के रूप में संजय जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अड़चन में आई, तब मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को कहा कि रविंद्र दुरुक्कर और संजय भेंडे दोनों को ये जिम्मेदारी दो। इसका कारण है कि दोनों कोऑपरेटिव बैंक में सक्सेसफुल है। वो कौन है, क्या है, कैसे है, कौन विचारों के, इससे कोई लेना देना नहीं। बैंक को बचाना है तो बेस्ट पर्सन चाहिए, दोनों को काम दो, और उन्होंने अच्छा काम किया। और आज हमारी कोऑपरेटिव बैंक MS कोऑपरेटिव बैंक में विलीन हो गई, फिर से जिंदी हो गई। वर्धा बैंक क्यों हुई? ये सब बैंकों का फिर से जो तस्वीर है वो बदली, और इसका कारण यही है कि एक अच्छी बैंक थी, उसने दूसरे को एब्सॉर्ब किया। तो मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में उनका बहुत अच्छा काम है। पर दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी तक शायद आपकी चर्चा में नहीं आई, कि चंदू जी और संजय ने मिलकर एक मैत्री परिवार की स्थापना की। वो हॉस्टल चलाते हैं और गढ़चिरौली जिले की आदिवासी लड़कियां, उसमें से 75 से 80 वो पढ़ने के लिए इन दोनों ने मैत्री परिवार की ओर से उनको नागपुर में लाया और उनके हॉस्टल में उनको पढ़ाई करते थे। फिर धीरे धीरे मुझे बताया तो हमारी लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट की 32,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 1200 एकल विद्यालय। तो उन्होंने कहा तो हमने उनका खाने पीने का जो खर्चा है वो देते हैं, और रवि फडणवीस महिला महाविद्यालय वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं। कल रवि मुझे मिला और ये जो 80 लड़कियाँ थी, इन्होंने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल तो लाए आदिवासी लड़कियों ने, पर इन लड़कियों ने कल जो निर्णय जिसे ये निकाल लग गया, उसमें डिस्टिंक्शन 75% से 80% मार्क डिस्टिंक्शन में लेकर ये गढ़चिरौली के पिछड़े हुए क्षेत्र के लड़कियां पास हुई। सक्सेस स्टोरी बहुत लोगों की है, पैसे कमाने वालों की कमी नहीं है, पर ये सब में सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका परिचय देकर ये सामाजिक काम करना ये बहुत कठिन है। और ये काम संजय ने, चंदू जी ने मैत्री परिवार के रूप में आज भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब कोऑपरेटिव मूवमेंट को ऊंचाई पर पहुंचाना है। नहीं से आज ज्योतिन्द्र जी भी यहाँ हैं, और कोऑपरेटिव मूवमेंट में थोड़ा बहुत रिजर्व बैंक की नीतियों में भी काफ़ी सपोर्ट की आवश्यकता भी है। पर अब देश का भविष्य जो इकोनॉमी का है, ग्रोथ का जो है, इसका संबंध और 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर से है। एक है इंश्योरेंस सेक्टर, दूसरा है पेंशन की इकोनॉमी, पेंशन फंड की, और तीसरा है शेयर इकोनॉमी। और विश्व के सभी देशों की तुलना में तीनों में हम बहुत पीछे हैं। अभी हम लोग बैंक गारंटी देते थे, तो बैंक गारंटी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को 100 करोड़ की बैंक गारंटी देना है, तो बैंक वाले बोलते थे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करो या 100 करोड़ का डिपॉजिट दो, कोई दे नहीं पाता था। तब मुझे एक बार स्टेट बैंक के चेयरमैन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इंश्योरेंस बॉन्ड की बात बताई, और मुझे पसंद है। मैं खूब पीछे पड़ा, रिजर्व बैंक के पीछे पड़ा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पीछे पड़ा, नहीं हुआ तो फिर निर्मला जी को मैंने प्रार्थना की और सबको बुलाया, और मैंने बोला ये इंश्योरेंस बॉन्ड क्यों नहीं करते आप? तो बजाज इंश्योरेंस वाले जो बोले कोई लेने के लिए तैयार नहीं, तो मैंने इंश्योरेंस वालों को बुलाया, तो संजीव बजाज जो तो बजाज इंश्योरेंस उनके कंपनी बोले हम करेंगे। अब 3-4 कंपनियां आई, और जहां 100 करोड़ डिपॉजिट मांगते थे, वहां 1-1.5-2 करोड़ में इंश्योरेंस बॉन्ड मिलते हैं, और इंश्योरेंस बॉन्ड के कारण अब बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी और बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं सरकार में, तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। आज पेंशन का पैसा पड़ा हुआ है, इंश्योरेंस और पेंशन, ये दो, इसमें बहुत क्या हो रहा है कि कोई कैनेडियन फंड आता है और वो हमारे देश में आता है। मुझे ऐसे गोरे लोग खूब मिलते हैं, और मेरा स्वदेशी का विचार बहुत पक्का होने के कारण
मैं उनको चाय पानी नाश्ता करके जय जय राम राम करता हूँ। वो आके मुझे बताते हैं कि हम आपको 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ 2% पे देंगे, हमारा पैसा लो। बोला हेजिंग कौन करेगा? तो बोले हेजिंग हम करेंगे। तो उसके 4% लग गए, तो 6% पे। और यहाँ के बैंक 8.5%, 2% बचना 10-10, 20-20 हज़ार बहुत पैसा होता है। तो हमारे जो फाइनेंस, नहीं सर ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। मतलब बहुत अच्छा है तो भी करना नहीं है। बोले क्यों? मतलब मुझे अपने देश के गरीब लोगों को बड़ा करना है, वो कैनेडियन और अमेरिकन लोगों का हिस्सा नहीं देखना। तो अभी हमने जो इन्विट बॉन्ड निकाला है, जिसमें आप लोगों की भी कोई अड़चन नहीं, रिजर्व बैंक की आती है, वो AAA रेटिंग है। और अभी हमने ये कहा कि अब गरीबों के पैसे से रोड बनाएंगे। तो अभी जो कर्मचारी है, कंपाउंडर है, छोटे छोटे लोग हैं, उनके लिए मैंने रिजर्व किए बॉन्ड। और वो जो हमारे बॉन्ड लेते हैं उनको 8.05% इंटरेस्ट ईयरली वो मंथली उनके अकाउंट में जमा करते हैं। और जो इनविट बॉन्ड था जो 2 साल पहले बेचा था 100 रुपए का, उसकी कीमत आज 145 रुपए हुई। तो इधर बॉन्ड की भी कीमत बढ़ गई और ब्याज भी मिला, तो ओवरऑल रिटर्न 16%, 18% तक जाता है। तो हमारे जो सरकारी नौकर रिटायर्ड होते हैं और कई 5.5-6% पे पैसे डालते हैं, उसके बजाय मैंने सबको आह्वान किया, कांस्टेबल है, छोटे छोटे लोग हैं, पत्रकार है, जो सैलरी कमाते हैं, मैं कहा बॉन्ड में डालो। और 25% हमने रिजर्व किया। हमारी समस्या ये होगी कि हमारे पास पैसे रखने के लिए जगह नहीं है। अब हम इतने पैसे मिलते हैं, अभी मैं 15 लाख करोड़ तुरंत खड़े कर सकता हूँ, पर खर्चा ही नहीं होता। तो खर्चा ना होने के कारण हमको लेके बैंक में डालना पड़ता था, हमने थोड़ा रोक के रखा है। तो हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। और आज आने वाले समय में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सब जगह पर इतनी इकोनॉमिक वायबिलिटी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है। तो संजय जी और आप मिलकर अब कोऑपरेटिव बैंकों को ये इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन फंड्स और उसके साथ साथ शेयर इकोनॉमी, ये तीनों के तरफ ले जाने में बहुत फायदा है। हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन की हुई, काफ़ी बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टर ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। और अब हमारे किसान, हमारे गरीब लोग, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो आपका डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पर संबंध है, उनको गाइड करके इन लोगों को अगर ये तीनों इकोनॉमी की तरफ जोड़ते हैं तो हमारी ग्रोथ रेट में काफ़ी बड़ा बदलाव होगा। और कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी है, वो निश्चित रूप से इससे यश मिलेगा। और इसलिए मुझे विश्वास है कि संजय जी बहुत अच्छा काम कोऑपरेटिव में कर रहे हैं। और कोऑपरेटिव लीडरशिप को भी डेवलप करना, कोऑपरेटिव लीडरशिप जो संचालक है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रशिक्षण होना। ये IIM है नागपुर में, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है। और बीच में उन्होंने प्रयोग किया कि कोऑपरेटिव में काम करने वाले संचालकों के भी वर्कशॉप ली है। तो वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमिक लीडरशिप कोऑपरेटिव फील्ड में खड़ी करना, ये आने वाले कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक वर्ल्ड में हमारी आवश्यकता है। और कोऑपरेटिव बैंक ऐसी है कि जो समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति को मदद करती है। और इसलिए अनेक लोग ऐसे हैं जिनका भविष्य कोऑपरेटिव बैंकों ने बदला है, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं जब शुगर फैक्ट्री डालने की दुर्बुद्धि मुझे हुई थी, तब अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, तो ये हमारे सतीश मराठी जी बेचारे, उन्होंने केवल स्वयंसेवक होने के नाते सब कोऑपरेटिव बैंक को इकट्ठा करके, अन्ना जी मेंडोगे हमारे संचालक थे, और उन बैंकों ने हमको कर्जा दिया, इसलिए हमारी शुगर फैक्ट्री खड़ी हुई। कोई बैंक खड़ा ही करने के लिए तैयार नहीं थी, तो बैन था शुगर। ये बात अलग है कि हमारे अच्छे दिन आए तो हमने इनके पैसे वापस कर दिए, हम नेशनल बैंक में गए। अब थोड़े दिन अच्छा है तो हम फॉरेन बैंक में जा रहे हैं। ये तो ठीक तो नहीं है, पर दैट इज द लॉ ऑफ द नेचर। पर आने वाले समय में हमें अगर ये पहली मदद नहीं मिलती तो हम नहीं कर पाते। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारी विशेष रूप से आर्थिक प्रगति और विकास का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और उसमें आज रिजर्व बैंक के तरफ से भी मुझे पता है कि निश्चित रूप से और अनेक बातों का सहयोग आपको मिलना चाहिए। अनाय से अमित भाई कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन होने के कारण उनको समस्याएं पता है, और इसलिए धीरे धीरे सरकार की नीतियां भी अनुकूल बनेगी। और ऐसे समय अच्छी लीडरशिप कोऑपरेटिव हमारी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक बन सकती है। तो निश्चित रूप से संजय का नेतृत्व इसमें जरूर, विदर्भ में विशेषता कोऑपरेटिव बैंक के लीडरशिप को
अच्छा करने में काम आएगा। और एक विशेष रूप से मुझे आनंद है कि मैं कहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता हमारा परिवार है। और बहुत बार मैं कहता हूं कि जो कार्यकर्ता है वो जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर विचार करो। कुछ गलतियां मैंने भी की थी, जाति के आधार पर पार्टी में फोरम तैयार किए थे। अब मुझे बहुत उसका दुष्परिणाम दिखे कि जात पंथ धर्म भाषा इसमें विभाजित है लोग। कल मैं पश्चिम महाराष्ट्र में था, सातारा जिले में 10-15 हजार किसान थे। तो मैंने उनको कहा देखो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, पर मैंने एक बात की कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात, ये मैंने तय किया है। तो तुम भी देख लो। तो लोगों ने हाथ ऊपर किया, आप बराबर है। तो आम आदमी इसके साथ है। तो हम जब ये कहते हैं कि भाई जब परिवार है हमारा कार्यकर्ता, तो संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के साथ हमारे पारिवारिक संबंध होने चाहिए। संजय तो वैसे भी कार्यकर्ता के रूप में हमारे परिवार से भी बहुत नजदीक है। आज आश्चर्य होगा, मुझे कभी कांचन मेरे कोई कार्यक्रम में आती नहीं। 5-5 साल 5 मिनट भी राजनीति पे चर्चा नहीं होती। आज उसने मुझे कहा कि मुझे आज के कार्यक्रम में आना है। मुझे लगता है कि 2-3 साल के बाद हम कोई कार्यक्रम में साथ आए तो तुम्हारे कारण। इसका मेरे पूरे परिवार के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है और इसलिए सभी दृष्टि से आनंद है कि उत्तम कार्यकर्ता, कर्मठ स्वयंसेवक, अब उसको उत्तम कार्य करने का विधानमंडल में अवसर मिलने वाला है। और विधानमंडल बहुत ताकतवान है। यहाँ अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत सी बातें सरकार में हम बदल सकते हैं। और विशेष रूप से कोऑपरेटिव फील्ड में तो संजय जी एक्सपर्ट ही है। और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव एक्ट से लेकर अनेक सामाजिक विषयों के आधार पर निश्चित रूप से उनका योगदान विधानमंडल में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनके जीवन की एक नई इनिंग विधानमंडल के कार्य की शुरू हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 101% इसमें यशस्वी होंगे और ये सब अच्छा कार्य, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य करने के लिए आप सबके आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद उनको लंबी और निरोगी जीवन, स्वास्थ्य अच्छा देगा और वो इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। देश और समाज के प्रगति और विकास के लिए इनका योगदान होता रहेगा और हम सबको अपने सहयोगी के रूप में उनके ऊपर अभिमान रहेगा। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।